हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। 135 पहले तीसरे पांचवें दिन आपकी थ्योरी क्लासेस होती है। 246 सेम इसी टाइम पे 3:30 पे आपकी जो न्यूमेरिकल क्लास है, एक्सरसाइज होती है। एनसीईआरटी प्लस आरएस अग्रवाल, अभी आरएस अग्रवाल चल रही है, साथ में हम एनसीईआरटी भी करेंगे। क्वेश्चंस स्टार्ट करें, कुछ थोड़ा सा रिवीजन कर लें। पहली दूसरी क्लास में हमने क्या पढ़ रखा है वो चीज देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले तो एक चीज ये कि सेट होता क्या है हमने पढ़ रखा है। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। वेल डिफाइंड क्या होता है? जो ऐसा स्टेटमेंट जो कोई भी उसका आंसर करेगा सेम आएगा। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी, कुछ रिप्रेजेंटेशन देखे थे, जैसे ये सिंबल का मतलब पता होना चाहिए, इस सच दैट का ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, इनका मतलब पता होना चाहिए। और नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इन सब का मतलब पता होना चाहिए। इंटीजर्स को प्लस इंटीजर माइनस इंटीजर्स किसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये सारी चीजें यूज होती हैं इसमें। फिर हमने देखा था सेट को रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं। एक रोस्टर फॉर्म होती है, इसी को टैबुलर या लिस्टिंग मेथड बोलते हैं। और दूसरा था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड बोलते हैं इसको। इसमें सिंपल एलिमेंट्स को कॉमा लगा के लिख देते हैं। इसमें जो एलिमेंट है उसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहाँ से कहाँ तक वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ में। इसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में हमने देख चुका है, सारी कैटेगरी कवर कर रखी। एक चीज़ और, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सेट में ABC लिखो या ACB लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही हैं। आप ये भी लिख सकते हो, अगर A को 2 बार लिख दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर का और रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं है सेट में, ये चीज़ें मैंने बता रखी है, ठीक है। कार्डिनल वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिस सेट में कितने हैं। अगर ये सेट A है तो सेट A की कार्डिनल वैल्यू क्या हो जाएगी, उसको ऐसे लिखते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, इसमें कितने हैं? 3, ठीक है। ये सारी बेसिक चीजें हमने पढ़ रखे हैं, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रखे हैं इस चीजों पे। टाइप्स ऑफ सेट में हमने पढ़ रखा है सिंगलटन सेट क्या होता है, ठीक है। एम्प्टी सेट क्या होता है या नल सेट जिसको बोलते हैं हम, वो क्या होता है। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, ये हमने कवर कर रखा है, ठीक है। फिर यूनिवर्सल सेट भी हमने कवर कर रखा है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस क्या होता है, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ये चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। अलग अलग दोनों को बताया है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी एक्सप्लेन कर रखा है। सबसेट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए सबसेट। इसी से रिलेटेड फिर आता है एक प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ये भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है। ये सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। और फिर हमने कवर किया था पावर सेट क्या होता है, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ अच्छे मेथड, रूल डिस्कस किए थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे आगे जेई का, CUET का एग्ज़ाम भरने वाले हैं 12th के बाद या 12th के साथ, तो उनके लिए जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी हम साथ में डिस्कस करते हैं, ताकि आप साथ में ही एग्ज़ाम क्लियर कर लो तो आपका पूरा साल वेस्ट ना हो, ठीक है। कई बच्चों का टारगेट होता है कि ये जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट आओ, आप क्लियर कर लोगे ना, वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। आप जाके कॉलेज वगैरह में आप अपनी जो कैपेसिटी है वो दिखाओ जाके। अगर एक साल बच जाता है आपका तो कितना अच्छा रहेगा आपके लिए। अलग से आपकी प्रिपरेशन बच जाएगी, अलग से आपकी फीस पैसा जो बचेगा, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी हैं, ठीक है। इसी के आगे हमने एंड कर दिया था जो हमारा लेक्चर था। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर कंटिन्यू करें यार। उसके साथ एक क्वेश्चन मैंने जो पहली क्लास में पूछा था, दूसरे में भी डिस्कस नहीं कर पाए थे, कि 0/0, कई बच्चे पूछ रहे थे कि 0/0 ये नॉट डिफाइंड क्यों होता है, क्यों होता है भैया, ये चीज देख लें जरा। तो 0/0 डिफाइंड नहीं होता है, रीजन क्या है आप सोचो। अभी हमने क्या कहा था, सेट पढ़ रहे थे, सेट में हमने जब ये चीज यूज की थी, ये पूछा क्यों था, क्योंकि वेल डिफाइंड एक चीज, एक वर्ड जो स्टेटमेंट आया था वेल डिफाइंड। तो ये चीज वेल डिफाइंड नहीं। कैसे? मान लिया एक कोई आपके क्लास में आपका फ्रेंड है जिसका नाम है राम, मान लेते हैं, ठीक है। वो क्या देखेगा, वो सिंपल बच्चा है, सोचेगा यार अभी हमने पढ़ा था 3/3, 5/5, 6/6, सब कैंसिल होके वैल्यू क्या देता है 1। तो उसकी थिंकिंग गलत नहीं है। देखिए
तो वो क्या किया, उसने कैंसिल कर दिया, 0/0 कैंसिल कर दिया, वैल्यू क्या लिख दी, 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसका नजरिया सही है। दूसरे बच्चा, मान लिया आपका दूसरा बच्चा है, मान लिया मोहन, ठीक है, वो क्या देखता है, कहता है यार हमने अभी तक जितनी मैथ पढ़ी है उसमें हमने देखा था कि अगर न्यूमरेटर में 0 है और नीचे कोई भी नंबर है तो अल्टीमेटली आंसर कितना आता है, 0। तो इसने ये लॉजिक लगाया कि 0 अपॉन में कोई भी नंबर वैल्यू क्या आएगी, 0। उसका कहना भी सही है यार। तीसरा बच्चा, मान लिया कोई रॉक स्टार है अपना, हनी सिंह ले लेते हैं, चलिए, इसने क्या कहा कि यार हमने अभी तक पढ़ा है कि ऊपर कोई भी नंबर हो और नीचे अगर 0 है तो अल्टीमेटली क्या आता है भैया, इनफाइनाइट, और बड़ा नंबर मिल जाता है। तो भाई साहब इनका भी कहना सही है, इन्होंने कहा ऊपर कोई भी नंबर है अगर नीचे 0 है तो अल्टीमेटली क्या देगा, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड जो बोलते हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं इनफाइनाइट, एक्चुअल में ये अनडिफाइंड होता है। ठीक है, नॉट डिफाइंड इसको बोलते हैं, मतलब इतना बड़ा नंबर आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली देखिए ये एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं था, अलग बच्चे ने अलग आंसर लिखा इस चीज का। तो इसीलिए ये एक्चुअल में देखा जाए तो 0/0 जो क्वांटिटी अगर इस सिचुएशन में आती है तो ये नॉट डिफाइंड, या नॉट डिफाइंड अलग होगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, इस फॉर्म को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। एक्चुअल में टोटल 7 टाइप की इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती हैं, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, जब आप लिमिट्स पढ़ोगे ना, लिमिट्स में आपको ये अच्छे से डिस्कस करेंगे हम कितने टाइप की होती है। बेसिकली इंपॉर्टेंट आपके लिए 2-3 ही रहने वाली है, खासकर 2 ही रहेंगी, और एक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ से हमें पता चला नॉट डिफाइंड तो हम इसको बोलेंगे, ये डिफाइंड नहीं है, इसको बोलेंगे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो 0/0 एक ऐसी वैल्यू है जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हर एक के लिए एक अलग अलग आंसर देता है। कभी कभी बच्चों को ना एक डाउट आता है कि किसी की पावर 0 करने पे वैल्यू क्यों आती है, 1 क्यों आती है। ठीक है, कई बच्चों के अंदर डाउट रहता है। तो इसका प्रूफ एक्चुअली हम 2 तरीके से करा सकते हैं। कैसे क्या होता है देख लेते हैं। किसी की भी पावर अगर आप 0 कर दोगे तो वैल्यू 1 आ जाती है। कैसे आती है, एक नजर मान लें यार जरा। एक चीज बताओ जरा, प्रैक्टिकली जो अभी तक हम करते हैं लेकिन हमने ऑब्जर्व नहीं किया इस चीज को, जैसे हमने मान लिया 2 की पावर 3 कितना देगा रिजल्ट, 8। ठीक है, थोड़ा सा कम करते हैं अगर पावर, तो 2 की पावर 2 कितना देता, हाफ कर दे रहे थे, तो यहाँ 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही। देखिए बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दोगे तो यही तो आएगा। इससे अगर हम उल्टा चलना है, मान लिया 2 की पावर 4 होती तो यहाँ पे 16 आता, आप उल्टा गए तो डिवाइड किया 2 से, फिर उल्टा गए तो डिवाइड किया 2 से, अभी फिर उल्टा जाएंगे तो एक पावर और कम कर दो तो 1 बचेगी, यहाँ फिर 2 से डिवाइड कर देंगे और ऊपर चले गए, हाफ कर दिया। चीजों को अच्छे समझिए क्या हो रहा है। अब एक पावर और कम कर देंगे तो 2 की पावर 0 हो जाएगी, यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये हमने फिर कर दिया, हमने फिर हाफ कर दिया। तो ये 2 के साथ किया है हम 3, 4, 5 कोई भी नंबर ले सकते हो, इवन a रख सकते थे, a की पावर 4, a की पावर 4 आएगा, a की पावर 3, a की पावर 3 आएगी। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, पावर कम कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकली हमने समझाया आपको, इससे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, यानी इसका मतलब है कि अगर a की पावर x बराबर a की पावर y है, ठीक है, आप डिवाइड कर दोगे तो a की पावर x अपॉन में a की पावर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इसको हम क्या लिख सकते थे, a की पावर x माइनस y, ये ऊपर जाएगा, ऐसे नहीं समझ में आया, इसको देखिए, इसको लिख सकते थे a की पावर x, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी ना, पता है ना आपको, ये चीज़ पता है। तो ये जाएगा a की पावर माइनस इंटू में हो गया, ये चीज़ पता होगी आपको, इज इक्वल टू 1। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो a की पावर में x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इफ x इज इक्वल टू वाई, अगर x और y इक्वल कर दोगे आप तो वैल्यू क्या आएगी, a की पावर 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये प्रैक्टिकली आपने जनरल फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल्स क्या होते हैं। बहुत अच्छा पार्ट है ये, ऐसा पार्ट है जो आपके 11th में आगे भी यूज होगा, इनइक्वालिटी में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, साथ ही साथ आपको 12th में भी देखने को मिलेगा। तो इस पार्ट को अच्छे समझ लीजिएगा, बहुत इजी पार्ट है। एक होता है आपका ओपन इंटरवल, पहला होता है आपका ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई x आपका मान लिया
5 से लेकर के 20 के बीच में है, इन बिटवीन 5 एंड 20, ऐसा मतलब समझिए। इसको लिखोगे कैसे? ये रियल एक्सिस है आपकी, ये 0 होता है, इधर माइनस इनफाइनाइट होता है, इधर प्लस इनफाइनाइट होता है, इधर 1 आएगा, इधर 1, इधर माइनस का 1, ऐसे नंबर चलते हैं। तो यहाँ बड़ा नंबर की बात कर रहे हैं तो हम 5 से स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, मान लिया ये 5 है, फिर ये 10 मिलेगा, फिर 15 मिलेगा, फिर 20 मिलेगा। इस साइड प्लस मिलेंगे, इस साइड बात करेंगे तो -5 मिलेगा, -10 मिलेगा, -15 मिलेगा। यानी इनके बीच में 5 नंबर, इनके बीच में 5 नंबर, इस टाइप से चल रहा है। तो हो क्या रहा है, अगर हमने ये कह दिया कि ओपन इंटरवल है तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि 5 और 10 के बीच, 5 और 20 के बीच की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 5 नहीं लेना है, 5 के बाद से 20 नहीं लेना है, 20 के पहले तक। ये देखिए ओपन सर्कल है, इनको बोलते हैं हम ओपन सर्कल, ठीक है। यानी 5 नहीं, 5 के बाद 5.0001 ये जो भी है, 5.1, 5.01 जो भी आएगा, 5 के बाद का डिजिट हम ले लेंगे और इधर 20 के पहले का 19.9999 वो हम ले लेंगे, लेकिन 20 नहीं ले सकते। इसको लिखेंगे कैसे? तो x बिलोंग करता है, ओपन रहेगा, ये स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ओपन इंटरवल जो है स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। 5 से लेकर 20, अगर इस ब्रैकेट में कोई नंबर लिखा है, इसका मतलब है कि ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग डिजिट है ये नहीं लेने। ये पहला इंटरवल है, बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा कि अगर हमने लिख दिया है कि कोई, हमने लिख दिया 3 से लेकर के 5 तक, इसका मतलब है 3 नहीं लेना है 3 के बाद से, और 5 नहीं लेना है 5 के पहले 4.999 तक लेना है, ठीक है। बात समझ में आ रही? अगर जैसे हमने लिख दिया है -3 से लेकर के -5, -3 से लेकर के मान लिया लिख दिया 1 तक, चलिए तो -3 नहीं लेना है और 1 नहीं लेना है, इनके बीच के जितने भी नंबर हैं वो सारे हमें लेने। तो ये बात हो गई, पहला है ओपन ब्रैकेट की। दूसरा आता है आपका क्लोज ब्रैकेट। जो दूसरा है वो होता है क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। इनका मतलब समझ लीजिए, इनको बड़े ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। अब जैसे हम कह दें कि सेम इसी क्वेश्चन को उठा लें, तो x की वैल्यू 5 से लेकर 20 तक थी, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। इसको हम क्लोज ब्रैकेट में अगर हमने लिखा है तो 5 से 20 लिखेंगे, ये बड़ा ब्रैकेट लगेगा। ओपन ब्रैकेट को इस तरीके से भी लिखते हैं, ऐसा उल्टा ब्रैकेट बना देंगे 5 से 20। तो घबराने की जरूरत नहीं कि ये अजीब सा क्या दे रखा है, इसका मतलब है ये ओपन ब्रैकेट है, यानी 5 और 20 नहीं लेना, उनके बीच के नंबर्स लेने, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। तो ओपन ब्रैकेट इस तरीके से, जनरली इस तरीके से लिखता होता है, ये कभी कभी मिल जाता है देखने के लिए, तो आपको नई चीज ना लगे कि ये अच्छी अजीब सा क्या ब्रैकेट बना दिया है। तो ये इसी का, ये क्लोज था, ये ओपन हो गया, इस फॉर्मेट में है। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या है? ये 0 था, ये 5 था, ये 10, ये 15 और ये 20। तो इसका मतलब है कि आपको जो है 5 से लेकर के 20 तक जाना है, और ये डार्क सर्कल रहेंगे, यानी 5 भी लेना है और 20 भी लेना है। ये है आपका डार्क सर्कल, यानी ये जो डिजिट्स हैं, ये जो नंबर ये भी इंक्लूडेड है, यानी 5 से स्टार्ट किया है और 20 तक गए, ठीक है। ये इन बिटवीन था। अब इन दोनों का मिक्स मिल जाता है जनरली। क्या होता है, ये चीज समझ में आ गई। अगर हमने लिख दिया है 5 से लेकर के 10, इसी को इस तरीके से भी लिख सकते थे, 5 से लेकर 10। इसका मतलब क्या है कि भैया 5 नहीं लेना है, 10 लेना है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमने लिख दिया -3 से लेकर के 20, तो -3 लेना है और 20 नहीं लेना है, 19.99 तक जाना है। आई होप इतना क्लियर है। तो ये ओपन और क्लोज ब्रैकेट है। अब मिक्स में क्या हो जाएगा, इस साइड इंक्लूडेड है, इस साइड इंक्लूडेड, किधर भी हो सकता है। इसमें देखिए ये वाली साइड इंक्लूडेड है, ये साइड इंक्लूडेड नहीं है। मेन 2 इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल ऐसे लिखा जा सकता है या ऐसे लिखा जा सकता है। इनमें जो स्टार्टिंग एंड के पॉइंट हो गए उनको इंक्लूड नहीं करते। जहां भी ये, जिस भी एंड में ये आ गया तो वो साइड हमें नहीं लेनी है, और जिस भी एंड में ये आ गया वो साइड हमें लेनी है। वो दोनों साइड हो या एक साइड हो, वो आपको देखना है। ये सिचुएशन जैसी रहेगी क्वेश्चन की, वैसे हम करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, ओपन ब्रैकेट या ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल क्या होता है, या ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है थोड़ा अच्छा पार्ट। अभी तक थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट था, कई बच्चों को बोरिंग लग सकता है। कोशिश करिए थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने की,
बाकी आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछा करिए, तो डिस्कशन होता है। बाकी क्वेश्चन क्लास में आप डिस्कस कर सकते हो। बाकी कोई क्वेश्चन आपको अलग से पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, फेसबुक पे भी जाकर या मैसेज कर सकते हो, या नीचे वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा दिखेगा तो हम सबके साथ डिस्कस कर देंगे, इवन आपका नाम बता देंगे कि इस स्टूडेंट ने पूछा है। तो आ जाते हैं जरा ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब अच्छा पार्ट स्टार्ट हो रहा है, इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है, तो थोड़ा फोकस अच्छे से करिएगा। ऑपरेशन ऑन सेट्स में पहला पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है तो ये देख लेते हैं जरा, डेफिनेशन पहले देख लेते हैं फिर इसका मतलब समझेंगे। बहुत इजी पार्ट है। यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is denoted by A union B। ठीक है, ये है, इसको डिनोट करते हैं U से यूनियन। ठीक है, कैपिटल U टाइप का बनता है सिंबल। तो A यूनियन B and it is the set of elements containing elements of set A और set B। ठीक है, set A और set B और both A and B and both A and B। कहने का मतलब क्या है, यूनियन होता क्या है बेसिकली, दो सेट्स अगर दे रखे उनका यूनियन लेने का मतलब है उनको आपस में मिला देना है। इस तरीके से मिलाना है कि ए के भी एलिमेंट पूरे आएंगे, बी के एलिमेंट भी पूरे आएंगे। अब जो एंड बोथ ए एंड बी जब लिख रखा है इसका मतलब क्या है, बेसिकली सेट में हमने पहले ही बता रखा है रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, और ऑर्डर का भी कोई मतलब नहीं होता है। एग्जाम्पल करते तो पिक्चर क्लियर होगी। कहने का मतलब क्या है, हमने लिख दिया है एग्जाम्पल के लिए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक सेट है भैया बी जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 और 10। कोई दिक्कत है इतने में? अब हमने कहा है कि ए यूनियन बी लेना है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए के पूरे एलिमेंट मिलेंगे आपको, बी के भी पूरे एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, लेकिन रिपीटिशन और जो पहला है वो तो सेट का ही रूल था यार, सेट में रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है। तो हम करेंगे क्या, ए के पूरे एलिमेंट लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6। बी के लिखने के लिए 2 4 6 लिख तो ले, लेकिन 2 4 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं, और किस ऑर्डर में लिखोगे वो मैटर ही नहीं करता है। तो 2 4 6 ऑलरेडी आ चुका है, बचा 8 और 10। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए भी पूरा एलिमेंट इसमें है, पूरा सेट ए इसमें है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। बी का भी पूरा सेट इसमें है 2 4 6 8 10। तो यहां पे आप चाहे तो लिख सकते हो विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, तो इससे थोड़ी आसानी रहेगी। वैसे सेट का रूल ही होता है यार, रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता है सेट में। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि सेट दे रखा है ए, सेट दे रखा है बी, तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ए के भी सारे एलिमेंट मिलेंगे आपको, बी के भी सारे एलिमेंट मिलेंगे, कोई रिपीट नहीं होता है। ये तो हमको पता है पहले से ही, इसको नोट कर लीजिए। फिर कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। चलिए आ जाते हैं, 2 एग्जाम्पल है, एक आप ट्राई करिएगा, एक हम कर लेते हैं। क्या कह रहा है, एक ए दे रखा है जिसमें x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो a क्या बनेगा आपका, पहले a लिख तो ले, लिस्टिंग मेथड से आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो प्राइम नंबर्स 10 से छोटे 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 आता है, फिर 8 9 10 कुछ नहीं होता। ठीक है, यही आपके प्राइम नंबर है 2 3 5 7, और कोई नहीं मिलेगा। x इज अ फैक्टर ऑफ 8। 8 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो 8 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, एक तो 1 होता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, और 8 से खुद से। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 4 8। तो जो b आपका आ रहा है वो कितना है 1 2 4 8। 1 तो सबका फैक्टर होता है, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे 8 के फैक्टर हैं। अब हम बात कर रहे हैं इनके यूनियन की। तो यूनियन लेना बहुत आसान है।
सिंपल क्या होता है, अगर हम इसका यूनियन ले लें, इन दोनों का यूनियन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए के सारे एलिमेंट लिख देने हैं तो 2 3 5 7, इसमें देखेंगे तो 2 हमारा ले चुके हैं तो बचा 1 4 8, ठीक है, ये हमने लिख दिया। सिंपल है, ए के पहले लिख दो, बी के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आपको अजीब लग रहा है तो सीरियल से लिखना है 1 2 3 4 5 7 8, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जैसे इच्छा सही लगे वैसे लिख सकते हो, ठीक है। यूनियन और बहुत इजी होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो भी सेट का यूनियन लेना है। अभी मान लिया एक सेट हम और दे देते हैं, चलिए इसका आपको कमेंट करना है कितना आएगा। इसमें हम एक एक्स्ट्रा सेट ले लेते हैं सी, और सी हमने ले लिया, चलिए 2 4 6 8, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, दो दो करके हम यूनियन लेते हैं। लेने को तो अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो 3 का एक साथ भी कर सकते हो, बाकी एकेडमिक में आपको दो दो करके करना है। तो ए यूनियन बी कितना आएगा, ए और बी का जब आप यूनियन लोगे तो आप पहले ए की लिख दो, बी की लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 3 5 7 9। अब बारी बी की, 1 3 5 हम ले चुके, बचा 2 4 6। आप देखोगे तो ए के भी सारे एलिमेंट है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। 2 बी के भी सारे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। किस ऑर्डर में लिखा है वो मैटर ही नहीं करता है। अब हम पूछ रहे हैं ए यूनियन बी का सी से यूनियन लेना है, यानी इसका इससे यूनियन ले लेना है। तो अगर आप यूनियन लोगे तो किसी के भी एलिमेंट पहले लिख दो, हमने इसके लिख दिए 1 3 5 7 9 2 4 6, ठीक है। अगर हम देखें तो 2 4 6 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, बचा कितना 8, खत्म कहानी। तो ये ए बी सी तीनों का यूनियन है। कोई दिक्कत है थोड़ी सी रिवाइंड कर लेना वीडियो। बाकी ये इसका आप कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन मिलेंगे खुद से प्रैक्टिस करिएगा, बाकी हम एक्सरसाइज तो कराएंगे ही, साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं क्या है। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला पार्ट है आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी हम 2 सेट्स की बात कर रहे थे, तो यहां पे होता क्या है, फॉर 2 सेट्स A and B, intersection is the set of elements which are common in both the sets। बात समझ में आई? इसमें वही एलिमेंट्स रहेंगे, ये उस एलिमेंट्स का सेट होगा जो दोनों में कॉमन थे। डिनोटेड बाय, ये डिनोट कैसे होता है, इट इज डिनोटेड बाय, किस तरीके से डिनोट करते हैं वो देख लीजिए जरा। सिंपली ये डिनोट होता है ए इंटरसेक्शन बी से, ये सिंबल यूज होता है। यूनियन में यू था, इंटरसेक्शन में उल्टा यू बनता है। इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी। अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहोगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड मतलब जो दोनों में हो, जो ए में भी है और बी में भी है, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इस तरीके से आप यूनियन की भी डेफिनेशन लिख सकते थे। यूनियन की डेफिनेशन क्या हो जाती, ये हम इधर लिखे दे रहे हैं, वहां पे अगर नहीं लिखी थी, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी लिखना चाहो लिख सकते हो। ये इंटरसेक्शन की है, सॉरी ये इंटरसेक्शन की है। यूनियन की क्या होती, ए यूनियन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और लगता है या ए में होगा या बी में होगा, एक्स बिलोंग्स टू बी, या दोनों में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम सारे एलिमेंट कंसीडर कर रहे थे, ए के भी बी के भी, ये नहीं कि दोनों में कॉमन वाली सिचुएशन नहीं थी। यहाँ पे क्या है, हम सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को प्रेफर करेंगे जो ए में है एंड बी में, जो ए में भी है और बी में भी है। एंड का मतलब, तो यहाँ से एक चीज और क्लियर हो गई, यूनियन के लिए हम और वर्ड यूज करते हैं, इंटरसेक्शन के लिए हम एंड वर्ड यूज करते हैं। बात समझ में आ रही? तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये प्लस सिंबल की तरह होता है कि हमें इनको भी लेना है प्लस इनको भी ले लेना है। और एंड क्या होता है, ये एक तरीके से आप कॉमन मल्टीप्लीकाई वाले कर सकते हो कि ये इनका हिस्सा और इनका हिस्सा, दोनों में जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो वो हिस्सा जो दोनों में कॉमन है। तो और एंड यूनियन के लिए और वर्ड यूज होता है, बाकी एंड के लिए इंटरसेक्शन वर्ड यूज होता है। अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं।
जैसे अभी हमने किया था, ए हमने ले लिया है 1 2 3 4 5 6 और बी हमने ले लिया है 2 4 6 8 10। ठीक है, तो इनका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो आप देखो क्या क्या कॉमन है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और 6 दोनों में कॉमन है। तो बस इन्हीं को लिख देना है 2 4 6। आई होप इतना क्लियर है। तो ये इंटरसेक्शन आ गया। अगर हम यूनियन की बात करते हैं तो ए यूनियन बी में क्या होता, ए के सारे एलिमेंट लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। बी में देखिए 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 6 लिख चुके हैं, बचा 8 10। अब देखिए पूरा सेट ए भी मिलेगा, पूरा सेट बी भी मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे देखिए क्या हुआ, इंटरसेक्शन समझ में आ गया कि सिंपल कॉमन पार्ट होता है। इनको फिगर्स से भी हम समझेंगे। अभी एक वर्ड आता है वेन डायग्राम, अभी हम देखेंगे, पिक्चर और अच्छे से क्लियर होगी, चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाएंगी जब हम इसको पिक्चर के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इतना समझ लीजिए कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में समझ में आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एक्चुअल में ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है सेट्स का। सिंपल लिखना चाहो लिख दो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, किस तरीके से होता है, यूनिवर्सल सेट को हम किस तरीके से लिखते हैं, फिर सिंपल सेट को कैसे लिखेंगे। मान लिया सेट ए है, यूनिवर्सल सेट यू होता है, इसको हम रेक्टेंगल से लिखते हैं, बड़ा सा रेक्टेंगल बनाएंगे हम और यहाँ पे लिख देंगे यू। तो ये यूनिवर्सल सेट है। सेट को हम बनाएंगे सर्कल से, जैसे ये सेट ए है तो इसके अंदर ए लिख देंगे। सेट बी की बात करें तो मान लिया सेट बी है तो सेट बी लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें कितने एलिमेंट है वो मेंशन कर देंगे। मान लिया इसमें 50 एलिमेंट है तो हमने 50 लिख दिया, इसमें 10 एलिमेंट है तो 10 लिख दिया। ठीक है, तो बस 2 ही चीजें, 2 ही फिगर जनरली यूज होंगे आपके। रेक्टेंगल बनेगा तो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट, जैसे हमने बताया था आपकी पूरी बिल्डिंग स्कूल की यूनिवर्स है, उसमें छोटे छोटे जो क्लास है, ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, इसमें कितने बच्चे हैं 50, यानी इसके एलिमेंट्स कितने हैं 50, इसके कितने बच्चे हैं तो 10, इसके एलिमेंट कितने 10। हो सकता है कुछ बच्चे कॉमन हो, यहाँ भी पढ़ते हो यहाँ भी पढ़ते हो, तो वो सारे सिचुएशन हम देखेंगे, उससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे अभी हमने इंटरसेक्शन किया था, जो कॉमन वाली सिचुएशन आ रही थी, तो अब हमने जो यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा था ना, उसको पिक्चर के थ्रू भी समझ लेते हैं, तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए बस। अब हम पढ़ते हैं यूनियन। पहला था आपका ए यूनियन बी। ठीक है, डेफिनेशन हमने बता दी है। होता क्या है, ए यूनियन बी होता है एक्चुअल में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, या तो ए में होगा या बी में होगा। इसको वेन डायग्राम से देख लेते हैं कैसे होगा। ये आपका यूनिवर्स है, ठीक है, ये यूनिवर्स है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने ए लिखा था अभी 1 2 3 4 5 6, बी हमने लिख दिया है 2 4 6 8 10। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 और 10, सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए। तो वेन डायग्राम में कैसे लिखेंगे, हमने किया गया है ए के भी सारे एलिमेंट ले लिए और बी के भी सारे एलिमेंट ले लिए, लेकिन किसी भी चीज को रिपीट नहीं किया है, हर एक चीज एक ही बार आई है। बात समझ में आ रही। तो ये जो रीजन जो हमने सेट करके किया है, ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को। कॉमन वाला पार्ट भी देखिए एक ही बार हमने शेड किया है, डबल बार शेड नहीं किया है। तो यहां पे इसमें इन नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देख लीजिए। ये सेट ए था, ये सेट बी था, तो कॉमन कितने एलिमेंट थे 2 4 6, तो कॉमन वाले एलिमेंट आएंगे 2 4 6, यहां पे लिखे जाएंगे। बचे क्या एलिमेंट ए में 2 4 6 के बाद बचा है 1 3 5, तो 1 3 और 5 बाकी के रीजन में आ जाएगा। अब अगर आप ए को देखोगे ध्यान से, पूरा ए का सर्कल अगर आप देखोगे तो पूरे ए के सर्कल में ये पूरा ए का सर्कल है, उसमें आपका 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट है। बी की बात करें तो बी में 2 4 6 हम लिख चुके हैं,
बी में 2 4 6 लिख चुके हैं। ए जो बचा क्या है वो 8 और 10 है, बचा क्या है 8 और 10। तो अगर आप बी को देखोगे तो बी में भी 2 4 6 8 10 सारे एलिमेंट हमने लिख दिए। यही एक सेट में, ये एक यूनिवर्स सेट के अंदर चल रहा था। हो सकता है यूनिवर्स इन सब में और एलिमेंट हो, यूनिवर्सल सेट हमने पढ़ाया है, एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो अगर नंबर वाइज देखोगे तो हमने सारा रीजन कवर किया है ना। अगर हम फिगर में हमने इस शेड करके किया, इसका मतलब हमने ए भी कवर किया है और बी भी कवर किया है, और ये जो कॉमन वाला पार्ट है वो भी हमने लिखा है, लेकिन एक बार लिखा है, रिपीट नहीं किया है। बात समझ में आ रही? यहीं पे अगर हम इंटरसेक्शन की बात कर ले, दूसरा जो हमने पढ़ा है वो क्या है, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड यूज होगा वर्ड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है। वेन डायग्राम से इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम का मतलब हो जाएगा कि हमने एक ये यूनिवर्सल सेट बनाया है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, यानी कि हमें सिर्फ कॉमन पार्ट से मतलब था, यानी हमें सिर्फ इस रीजन से मतलब था। तो ये पार्ट हमारा शेडेड वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का। आई होप इतना क्लियर है यार। ये तो हमें अभी तक किया था, वहां से समझ में आ गया था। तो इन दोनों एग्जाम्पल से अगर हम बताएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आएगी, वो आ रही थी 2 4 6। कोई दिक्कत है? इसको वेन डायग्राम में नंबर सिस्टम में अगर आप देखोगे तो हमें मतलब सिर्फ इससे था 2 4 6 वाले से, बाकी क्या है उससे मतलब नहीं है हमें। तो ये जो हमने ए लिखा है, ये जो बी लिखा है, इसमें जो कॉमन एलिमेंट थे उन्हीं से मतलब है हमें। वो कितने थे 2 4 6। अब देख सकते हो 2 4 6, इसमें देखिए 2 भी कॉमन है, ये देखिए 2 कॉमन था, 4 कॉमन था, 6 कॉमन था, बाकी कोई चीज कॉमन नहीं है, वो हमें नहीं मतलब है। पूछे कि ए में बचे कितने एलिमेंट है, बी में बचे कितने एलिमेंट है, तो अलग की बात है, आप बता सकते हो। पिक्चर हमने ऊपर क्लियर कर रखी है। आई होप यूनियन और इंटरसेक्शन आप क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं क्या है। अब हम जो भी चीजें पढ़ेंगे ना उसको पिक्चर के साथ भी समझेंगे। लेकिन 2 वर्ड और यूज होते हैं। अभी हमने इंटरसेक्शन पढ़ा था, इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 सेट आपस में कुछ ना कुछ हिस्सा शेयर करेंगे, कॉमन होगा दोनों में। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाए जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, एक सेट ए है और एक सेट बी है, जिनमें कोई रिलेशन ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए भैया हमने ए ले लिया है 1 3 5 चलिए, और बी ले लिया हमने 2 4 6। ये ऑड नंबर्स का सेट है, ये इवन नंबर्स का सेट है। कुछ कॉमन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं भैया, ये सेट होते हैं डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, सिंपल। इसको लिखोगे क्या, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर disjoint sets, then A intersection B, मतलब कॉमन हिस्सा दोनों का, वो क्या होगा, नल यानी फाई। सिंपल है कि अगर 2 सेट्स डिसजॉइंट हैं, आपस में ज्वाइंट नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे सेट्स क्या होंगे भैया, इंटरसेक्शन उनका जो होता है, कॉमन जो होता है वो 0 होगा, नल होगा, एम्प्टी होगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा डिसजॉइंट, ये वर्ड मिलेगा आपको कहीं कहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल डिसजॉइंट होते क्या, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो सीधा उनका इंटरसेक्शन क्या रहेगा, ये एग्जांपल लिख लेना है, इनमें कोई कॉमन नहीं है, ये वेन डायग्राम बना है। तो जो डिसजॉइंट नहीं है तो उनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग सेट्स, यानी जो इंटरसेक्ट करेंगे, यानी जिनका इंटरसेक्शन मिलेगा, यानी जिनका इंटरसेक्शन भैया 0 यानी फाई नहीं होगा, उनको इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। सिंपल सी बात है, इंटरसेक्टिंग का मतलब जो इंटरसेक्ट करेंगे। और जो डिसजॉइंट है, साफ से पता चल रहा है, जिनमें कोई भी कॉमन नहीं है, जो डिसजॉइंट है, अलग अलग है, उनको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। बाकी इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, यानी जो सेट डिसजॉइंट नहीं है वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, यानी उसमें इंटरसेक्शन मिलेगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे। ठीक है, तो ये एक और वर्ड यूज कर लीजिए, डिसजॉइंट सेट क्या होता है। ठीक है, ये तीसरा पार्ट डाल लीजिए। यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ लिया,
और डिसजॉइंट सेट भी पढ़ लिया हमने, लेकिन वो पार्ट नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए, उसको अलग से याद रखिएगा। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, ले लेते हैं, लेट टू नॉन एम्प्टी सेट्स आर A and B। लेट A and B आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है, सेम है, ठीक है। अब हम करना क्या है कि हमें इनका डिफरेंस देखना है, तो A माइनस B का मतलब क्या हो गया, A में से B का डिफरेंस ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग टू B। कहने का मतलब है कि A से B का पूरा हिस्सा निकाल देना। तो अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं क्या कह रहे हैं हम, चीज़ों को कैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि A की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी ले लो, इतने भी नंबर ले लो। B की वैल्यू 2 4 5 3 7 8 10 12 13, ठीक है। किसी भी ऑर्डर में लिखो, वो भी मैटर नहीं करता है सेट में। अब हम बात कर रहे हैं A माइनस B, A से B की हिस्सा या B का वजूद ही मिटा दो। B में एक्स्ट्रा एलिमेंट है उससे मतलब नहीं है, लेकिन A से B का हिस्सा हटा दो। तो देखो A में B का कौन कौन सा एलिमेंट था, अगर हम ध्यान से देखें तो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 8 भी है, ठीक है। देखिए ना, A से B का हिस्सा हटाना है, यानी A से बिलोंग करेगा लेकिन B से बिलोंग नहीं करेगा। तो आप देखो क्या क्या B में है, 2 दिया था, 3 दिया था, 4 5 7 और 8, 2 4 5 7 और 8। तो बचा क्या A माइनस B में, बचा है भैया 1 और क्या बचा है 6। आई होप इतना क्लियर है। तो ये A माइनस B हो गई, बात समझ में आ गई। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा वो देख लीजिए। A है ये और ये है भैया B, ये A है ये B है। A से B का हिस्सा हटा देंगे तो बचा क्या हमारा, ये हिस्सा बचेगा, यही तो हिस्सा बचेगा। ये ओनली A है, ये क्या है, ये ओनली A है और इसी को हम क्या लिखते हैं भैया, A माइनस B। ये वेन डायग्राम है। अगर वेन डायग्राम देखना है तो ये वेन डायग्राम है आपका। एग्जाम्पल के थ्रू समझना है तो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर हम B में से A घटा देते तो क्या कहानी हो जाती, B माइनस A करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा X सच दैट X बिलोंग करेगा अब B को, एंड X जो है अब A से नहीं होगा। सिंपल है, जो माइनस कर रहे हैं वो हटा देना है। वेन डायग्राम की अगर आप बात करोगे तो ये A है ये B है, यानी A से B वाला हिस्सा हटा देना है, B वाले से A वाला हिस्सा हटा देना है, तो बचा जो हिस्सा है वो ये है। इसको हम क्या बोलेंगे, ओनली B, यानी B माइनस A। B से A का हिस्सा हमने उड़ा दिया, बचा क्या है, वही हिस्सा हमारा B माइनस A है। इसमें देखो अगर B में से A का हिस्सा हटाओगे तो B में कॉमन क्या था, A वाला 2 4 5 7 और 8। ये देखिए 2 4 5 7 और 8 यही चीजें थी जो A में भी है। B से A का हिस्सा हटाना है तो B में देखो क्या क्या A का दे रखा है, 2 4 5 3 7 और 8, 3 भी था, 2 4 5 3 7 8, ये सारी चीजें उसमें दे रखी हैं, 2 3 4 5 7 और 8। तो बच क्या रहा है B में, A का हिस्सा हटाने के बाद क्या बच रहा है B में, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी इस सिचुएशन के लिए। अगर हम इसको बताएं तो B माइनस A कितना आ जाएगा भैया, वो आ जाएगा 10 12 और 13। आई होप इतना क्लियर है, डिफरेंस बहुत इजी होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। एक्सरसाइज हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे, अगले दिन आपकी एक्सरसाइज होगी, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखा है, कोशिश करिए स्क्रीनशॉट से बचिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, लिखिए, नोट्स बनाइए और एग्जाम के टाइम में आपको यही नोट्स हेल्प करते हैं। ये मत सोचिए कि यार
11 तो बस ऐसे ही है, स्कूल में निकल जाएगा, लेकिन 12th में हम मेहनत करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे। तो ये जो मेंटेलिटी है निकाल दीजिए। रीज़न क्या है कि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे ना, उसमें 11th का भी पूछा जाता है। ये नहीं कि सिर्फ 12th की मैथ आती है, उसमें पूरी मैथ आती है। पूरी मैथ का मतलब है 11th की मैथ भी पूछी जाएगी, 12th की मैथ भी पूछी जाएगी। तो जब आप 2 साल बाद ढूंढोगे ना, जब छितरी बितरी चीज़ें मिलेंगी, तो इससे अच्छा है आप अभी से नोट्स बनाते चलो, अच्छे से नोट्स बनाओ। और आप प्रिपरेशन ये मत रखो कि सिर्फ एकेडमिक निकालना है यार, आप ये माइंड में रखो कि हमें आप साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्लियर करना है। तो साथ ही आप ग्रेजुएशन लेवल की भी जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जेईई या सीयूईटी की तैयारी करोगे, तो इसका एग्जाम भी निकल जाए, इस लेवल से प्रिपरेशन किया करो। एकेडमिक तो निकल ही जाएगा यार। जब आप सोचो ना कि जो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम मान लिया इतना है और एकेडमिक लेवल का सिलेबस इतना है, तो अगर आप इतनी तैयारी कर लोगे तो इतना तो कवर हो ही जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा ही कवर हो जाता है। तो अगर घुमा के भी क्वेश्चन पूछेगा ना एकेडमिक में, जो जनरली बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट या जो आपका सिलेबस था वो लिमिटेड पढ़ा है। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लेता है, ठीक है। तो वो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन होती हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक सेफ रहिए।